Good evening, students. Welcome to Shoaib Masroor Tutorials, Aligarh's #1 commerce channel. And you're watching English Grammar Series. In our last lecture, we discussed direct and indirect speech. And today, we are going to discuss about active and passive voice. So before moving ahead and discussing active and passive voice, let us first know what voice is. ये voice क्या है? ये वॉइस हम आवाज़ वाली वॉइस को नहीं कह रहे कि जब हम बोलते हैं जो हमारी आवाज़ होती है, ये वो वॉइस की बात नहीं हो रही। इंग्लिश ग्रामर में जो वॉइस का कंसेप्ट है वो ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा होता है या कोई एक्शन वर्ड होता है तो उस एक्शन का असर किस पर हो रहा है, ये वो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, ये होता है वॉइस। इसको बताने का तरीका, तो इसको बताने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो एक्टिव वॉइस या फिर पैसिव वॉइस। अब इनमें क्या डिफरेंस है या ये क्या होते हैं, अब हम उनको पढ़ते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्टिव वॉइस, इट मीन्स दैट द सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो वर्ब पर एक्ट कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, ये बात हमने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी बार डिस्कस की है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होती है या जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है या जिसके अराउंड हमारा सेंटेंस सेंटर्ड है, वो होता है सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है, वर्ब होता है एक्शन वर्ड्स। ये बात भी हमें पता है, ऐसे वर्ड्स जो एक्शन को डिपिक्ट करते हैं जैसे कि प्ले, सिंग, डांस एटसेट्रा। तो एक्टिव वॉइस में ये कहा जा रहा है कि ऐसे सेंटेंसेस जहां पर सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट एक्शन को या किसी भी मूवमेंट को या किसी भी तरह के वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा केस कहलाएगा एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है, इट मीन्स दैट अ सब्जेक्ट इज अ रिसिपिएंट ऑफ अ वर्ब्स एक्शन। तो देखिए यहाँ पर तो सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा था एक्शन को, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीव करता है वर्ब को, मतलब वो रिसिपिएंट होता है। दिस वर्ड रिसिपिएंट इज व्हाट मेक्स द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू। यहाँ पर सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है एक्शन को, यानी सेंटेंस में जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल डांसिंग और सिंगिंग और प्लेइंग, तो उसका असर सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, वो रिसीव कर रहा है एक्शन को, ना के परफॉर्म कर रहा है। तो अब इसको हम बेहतर समझेंगे थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल देखिए, एक्टिव वॉइस में यहाँ लिखा है ही फीड्स पिजन्स। ही फीड्स पिजन्स यानी कि वो पिजन को खिला रहा है या खिलाता है, वो पिजन को खिलाता है। तो यहाँ देखिए ही जो है वो एक प्रोनाउन है, किसी लड़के के लिए यूज हुआ है और यहाँ पर वो सब्जेक्ट है, यानी इसके बारे में बात हो रही है और ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये जो ही है यानी कि सब्जेक्ट वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक्शन क्या एक्शन है, फीड्स, खिलाने का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सब्जेक्ट उसको परफॉर्म कर रहा है। यहां लिखा है पिजन्स, किसको खिलाया जा रहा है, पिजन्स को खिलाया जा रहा है। खिलाने का एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, एक लड़का, ही फीड्स। फीड्स हो गया एक्शन यानी कि वर्ब हो गया, और वो किसको खिलाया जा रहा है, पिजन्स को। तो एक्शन का असर किस पे पड़ा, एक्शन का असर, खिलाने का असर पिजन्स पे पड़ा, तो वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस पर एक्शन का असर पड़े। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर तीन चीजें हैं इस सेंटेंस में। ही फीड्स पिजन्स, वो खिलाता है पिजन्स को। पहली चीज है सब्जेक्ट जो कि एक्शन परफॉर्म कर रही है, दूसरी चीज है वर्ब जो कि खुद एक एक्शन है या एक्शन वर्ड है जो कि यहाँ पर है खिलाना, और तीसरी चीज है ऑब्जेक्ट जो कि इस केस में है पिजन्स।
यानी जिनको खिलाया जा रहा है, खिलाने का असर पिजन्स पे पड़ रहा है। तो ये 3 चीजें मिलकर बनाती हैं एक्टिव वॉइस। इसके बिना एक्टिव वॉइस नहीं होगा, और अगर ये 3 चीजें किसी सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं है तो वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको एक सेंटेंस या तो एक्टिव वॉइस में गिवन होगा या पैसिव वॉइस में गिवन होगा, और फिर आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस या क्वेश्चन दिया है तो आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा और मोस्ट सूटेबल ऑप्शन ढूंढना होगा। तो अब हम मेन चीज जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो ये है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट किया जाए। हमने ये तो देख लिया कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, डायरेक्टली कोई बात बोली जा रही है कि कौन एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ये बात बताई जा रही है। अब पैसिव वॉइस में ये होता है कि एक्शन का असर किस पर पड़ रहा है, किसके थ्रू एक्शन हो रहा है। तो देखिए, पहला रूल कन्वर्ट करने का पैसिव वॉइस में ये है कि एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो बन जाएगा सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते टाइम ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, रिप्लेस कर देंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से। यहां पर पिजन्स ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट हो गया। और पहले इसी को लिखेंगे। सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट को ही लिखते हैं, और इस केस में सब्जेक्ट है पिजन, जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था। तो पिजन्स आर क्यों लिखा है? क्योंकि पिजन्स प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब हम उसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। सिंगुलर होता, पिजन होता तो इज लिखते, प्लूरल है इसलिए आर लिखा है हेल्पिंग वर्ब। फिर लिखा है फेड। अब यहाँ पर तो फीड्स लिखा था, तो फेड क्यों लिखा है? ये रूल होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है, तो इसलिए हम यहाँ फीड की थर्ड फॉर्म लिखेंगे फेड। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम। ये हो गई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर आएगा बाय। हमेशा सेंटेंस में सेकेंड लास्ट वर्ड बाय ही होगा। सेकेंड लास्ट वर्ड एज इन ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर है उससे पहले बाय लगेगा। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था, यहाँ पर क्रिस क्रॉस हो गया है या वाइस वर्सा सिचुएशन हो गई है। जो होता था सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में वो बन गया ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, जो ऑब्जेक्ट होता था एक्टिव वॉइस में वो बन गया सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको याद रखनी है, इसको भूलना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं तो आप प्रॉपर्ली कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे पैसिव वॉइस में। तो बस ये सिंपल रूल फॉलो करना है। पहले आएगा सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था, फिर आएगा प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय का यूज होगा और फिर आएगा ऑब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता था। अब यहाँ तो ही था, हमने यहाँ ही क्यों नहीं लिखा? हमने यहाँ ही इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम प्रोनाउन को भी अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। यहाँ पर अगर ही लिखा है तो हम हिम लिखेंगे, यहाँ पर अगर शी लिखा होता तो हम हर लिखते, और अगर यहाँ कोई नेम गिवन होता तो हम यहाँ पर नेम ही लिखते। अगर यहाँ पर आलिया लिखा होता, आलिया फीड्स पिजन, तो पिजन्स आर फेड बाय आलिया लिखा होता यहाँ पर। तो अगर कोई भी प्रोनाउन दिया है तो उसको भी हम अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, और अगर नहीं दिया, नाउन ही दिया है, तो हम उसको एज इट इज रहने देंगे। ये होता है रूल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन रूल्स को एक बार देख लेते हैं। ये वही रूल्स हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, लेकिन ये रिटन फॉर्म में है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट देम डाउन सो दैट यू कैन रिमेंबर देम। फर्स्ट रूल है रिप्लेस द सब्जेक्ट बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। यहाँ पर वही बात कही जा रही है जो मैंने आपको अभी बताई कि जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। सेकंड, यूज द रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब। रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लूरल फॉर्म में है आपका सब्जेक्ट तो आप उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे।
और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है टेंस की। अगर पास्ट टेंस में है तो वॉज आएगा सिंगुलर के लिए, पास्ट टेंस में प्लूरल है तो वर आएगा, प्रेजेंट में है तो इज आएगा सिंगुलर के लिए, प्रेजेंट में प्लूरल है तो आर आएगा। हेल्पिंग वर्ब हम इस तरह से डिसाइड करेंगे और ये सारी बातें हम वर्ब में और टेंसेस में डिस्कस कर चुके हैं। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी बहुत जरूरी है, इसके बिना आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ये आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद, यूज द रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर द ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट वो है जो कि हमारा एक्टिव वॉइस में था। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो चुका है और उसके आगे ये सब लिखा जाएगा। फिर आता है थर्ड में पुट बाय आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बाय जरूर लगाना है, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है आपने पैसिव वॉइस में, उसके बाद आप बाय लगाएंगे। ये रूल है पैसिव वॉइस में चेंज करने का। फिर देखिए, फिर है फोर्थ रूल, पुट द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस आफ्टर बाय। एक्टिव वॉइस में जो भी सब्जेक्ट होता था वो बाय के बाद लिख देंगे, और अब वो क्या बन चुका होगा पैसिव वॉइस में आते टाइम, वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। आप इसको ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस भी कह सकते हैं। तो हम बाय के बाद एक्टिव वॉइस वाला सब्जेक्ट उठाकर एंड में लिख देंगे। ये रूल्स हैं। अब नेक्स्ट देखिए, यहां लिखा है चेंज ऑफ प्रोनाउंस। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया जिसमें लिखा था ही फीड्स पिजन, और पैसिव वॉइस में वो सेंटेंस हो गया था पिजन्स आर फेड बाय हिम। तो ही को हमने हिम में चेंज कर दिया था। दैट मीन्स के प्रोनाउंस भी हमको चेंज करने पड़ते हैं। तो किस तरह चेंज होते हैं? अगर एक्टिव वॉइस में कहीं आई लिखा है तो पैसिव में मी हो जाएगा। जैसे कि आई ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम इज ईटन बाय मी, तो यहाँ पर आई की जगह मी आ जाएगा पैसिव वॉइस में। ऐसे ही अगर वी है एक्टिव वॉइस में तो वो अस हो जाएगा पैसिव वॉइस में। यू लिखा है तो यू में कोई चेंज नहीं होगा, दैट विल रिमेन द सेम। फिर ही अगर है तो हिम आ जाएगा, जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल में देखा था। अगर शी लिखा है तो हर आ जाएगा पैसिव वॉइस में चेंज करते टाइम। इट लिखा है तो दैट विल रिमेन द सेम। दे लिखा है तो वो हो जाएगा देम। अगर whom लिखा है हो जाएगा by whom। तो ये जो लिस्ट है इसको आप याद कर लें और आप इस तरह के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी आपको आसानी से ये रूल्स याद हो जाएंगे। तो अब हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। डिफरेंट टाइप के टेंसेस के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि अगर कोई प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो उसको पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, या फिर अगर फ्यूचर टेंस का है तो किस तरह होगा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट, और इफ द सेंटेंस इज ऑफ कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें काम कंटिन्यू हो रहा है तो क्या रूल इस्तेमाल होता है। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर जो है वो है वी ईट राइस। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि पहले आता है सब्जेक्ट, तो पहला एग्जाम्पल जो यहाँ पर है वो है वी ईट राइस, यानी हम चावल खाते हैं। तो वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, हमारी बात हो रही है, यानी एक ग्रुप में बात हो रही है, प्लूरल है यहाँ पर सब्जेक्ट वी। ईट यानी कि वर्ब है एक, खाना। राइस किस चीज को खाया जा रहा है? राइस को। तो ये ऑब्जेक्ट है। खाने का जो असर है वो किस चीज पे है? राइस पर है। राइस को खाया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो एक्टिव वॉइस की बात हो गई। अब इसे पैसिव में किस तरह कन्वर्ट किया जाए, तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बना दें पैसिव वॉइस में। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा राइस, राइस। अब राइस क्या है? राइस है सिंगुलर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे यहाँ पर। और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस का पार्ट है, तो इसीलिए भी यहाँ पर इज का इस्तेमाल होगा। पास्ट में होता तो वॉज का या फिर वर का इस्तेमाल होता अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो राइस सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर इज लिखा हुआ है। अब दूसरी बात जो हमको ध्यान रखनी थी वो ये थी कि
वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है। ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, तो हमने थर्ड फॉर्म लिख दी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर लगाना था हमें बाय, तो हमने यहाँ पे बाय लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय लगाना है, इस बात को आप याद रखें। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, जो कि एक्टिव वॉइस में था। सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आते आते, और यहाँ पर वी लिखा है, तो अभी हमने पीछे लिस्ट में डिस्कस किया था कि वी लिखा होगा तो वो अस हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो हमने इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। वी ईट राइस एक्टिव है, पैसिव वॉइस हो गया राइस इज ईटन बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी एंजॉयड द मैजिक शो। हमने मैजिक शो एंजॉय किया। वी यहाँ पर अगेन सब्जेक्ट है, enjoyed पास्ट टेंस है एंजॉय की, यानी कि वर्ब है, पास्ट टेंस में ये काम हुआ है। द मैजिक शो ऑब्जेक्ट है, मैजिक शो को एंजॉय किया गया है। एंजॉय करने का जो असर है वो मैजिक शो पे हो रहा है, या जो काम का इफेक्ट है वो मैजिक शो पर है। किसके थ्रू हुआ है? हमारे थ्रू, वी। तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसको चेंज उसी तरह करेंगे, वही रूल लगाएंगे जो पहले लगाया था। द मैजिक शो लिख देंगे पहले, सब्जेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था। फिर लिखेंगे वॉज। वॉज क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, इंजॉयड लिखा है यहाँ पर, ये काम हो चुका है इसलिए वॉज लिखेंगे। और मैजिक शो एक सिंगुलर चीज है, प्लूरल होता शोज लिखा होता तो वर आता यहाँ पर। enjoyed वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी जरूरी है, तो हमने was के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। फिर आएगा by और फिर आएगा us, क्योंकि we जब यहाँ पर लिखते हैं एक्टिव वॉइस में तो एंड में वो us हो जाता है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द मेसन्स आर बिल्डिंग द हाउस। मेसन्स घर बना रहे हैं, मेसन्स यानी कि मजदूर, मजदूर घर बना रहे हैं। तो घर बनाने का काम यानी कि बिल्ड करने का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ बिल्डिंग लिखा है। द मेसन्स आर बिल्डिंग द हाउस। तो ये देखिए यही कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये जो एग्जाम्पल है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो ये काम अभी भी चल रहा है। इस तरह के एग्जाम्पल को कैसे कन्वर्ट करते हैं? शुरुआत बिल्कुल इसी तरह होगी। पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब क्या क्या है। द मेसन्स ये सब्जेक्ट है क्योंकि काम यही कर रहे हैं, किस चीज का काम? बनाने का काम, तो ये वर्ब हो गया। और किस चीज को बनाया जा रहा है? घर को, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब सिंपल रूल इस्तेमाल करते हुए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, उसको पहले ले आए पैसिव वॉइस में, इज लगाएं। फिर इज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हाउस सिंगुलर नाउन है इसलिए इज का इस्तेमाल हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब। फिर लगाएंगे बीइंग। बीइंग क्यों लगाएंगे? अभी तक तो हमने किसी सेंटेंस में यूज नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक किसी सेंटेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल नहीं आया था। तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर आईएनजी वाली फॉर्म लगी है, फिर चाहे वो प्रेजेंट का एग्जाम्पल हो या पास्ट का एग्जाम्पल हो या फ्यूचर का एग्जाम्पल हो, अगर वहां आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है तो पहला काम आपको ऑप्शंस में ये ढूंढना है कि कौन से ऑप्शन में बीइंग लिखा है। तो इसलिए यहाँ पर बीइंग लगाना जरूरी है जब भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होगी। तो पहले बीइंग लगा दें आप, उसके बाद लिखें वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो ये वर्ब था बिल्ड या बिल्डिंग, ये फर्स्ट फॉर्म से मिलके बना था, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये रूल है कि हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद आएगा बाय, जो कि अगेन एक रूल है, और उसके बाद आएगा द मेसन्स, जो कि इस केस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन चुका है और एक्टिव वॉइस में वो था सब्जेक्ट। सेम वही रूल सब जगह फॉलो हो रहे हैं, जो भी चेंजेस आएंगे वो आएंगे वर्ब और टेंसेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं,
यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वो है फ्यूचर टेंस का, आई शैल डू द वर्क, मैं काम करूंगा। ये काम फ्यूचर में होना है, इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, पहले तो डिसाइड कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है आई, यानी कि मैं काम करूंगा। शैल फ्यूचर टेंस का पार्ट है, शैल डू, शैल हेल्पिंग वर्ब है, डू है मेन वर्ब, काम करने के लिए लिखा है। डू जब भी हम कुछ करते हैं तो उसको डू कहते हैं, किसी काम को करने को। क्या करना है, द वर्क, ऑब्जेक्ट है ये। तो पहले ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में, फिर लिखा विल। विल क्यों लिखा, क्योंकि अगर जब भी एक्टिव वॉइस में आप शैल लिखा हुआ देखेंगे तो पैसिव वॉइस में आप हमेशा उसको विल लिखेंगे। ये भी बात आपको याद रखनी है, अगर एक्टिव वॉइस में शैल है तो वो विल हो जाएगा पैसिव वॉइस में। देखिए किस तरह से हुआ अब तक, द वर्क विल। अब आएगा बी, बी आएगा क्योंकि जब भी हम कुछ काम करने जा रहे होते हैं या काम होना है या काम होने वाला है तो हम वहां बी लगाते हैं, विल बी। फिर डन, डन क्यों लिखा, क्योंकि डू की थर्ड फॉर्म है डन, थर्ड फॉर्म है डू की, इसलिए यहां डन लिखा है। फिर आएगा बाय, क्योंकि उसके बिना पैसिव वॉइस पूरा नहीं होगा। फिर आएगा मी, जो यहाँ पर सब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्ट बन चुका है, आय था उसको मी लिखेंगे, हो गया सेंटेंस पूरा। पैसिव वॉइस यहाँ पर एक्टिव वॉइस, यहाँ पर हमने इस सेंटेंस को भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आर दे सिंगिंग सॉन्ग्स। यहाँ पूछा जा रहा है, ये सेंटेंस बाकी के सेंटेंसेस से अलग है, यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है। तो पूछा जा रहा है कि क्या वो गाना गा रहे हैं। तो पहले देखिए यहाँ पर आर लिखा है, अब देखिए आर सब्जेक्ट नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन सेंटेंसेस को एनकाउंटर करेंगे तो उसमें पहला वर्ड या तो व्हाट होगा, वाई होगा, आर होगा, व्हेन होगा, इस तरह के वर्ड्स होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डू हो, तो वो सब सब्जेक्ट नहीं कहलाते। इस तरह के सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट नहीं आते, क्वेश्चनिंग वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पर आर जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, फिर हमको तो सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट है दे, सिंगिंग वर्ब है, काम चल रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या ये काम अभी चल रहा है गाना गाने का। फिर सॉन्ग्स, क्या गाया जा रहा है, सॉन्ग्स, वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी भी हमें अपना सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल गया। तो अब हम क्या करते थे कि ऑब्जेक्ट को पहले ले आते थे, सब्जेक्ट बना देते थे, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस है। यहाँ पर आर लिखा था, हम पैसिव में भी आर ही लिखेंगे, आगे की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आर लिखा था एक्टिव में, हमने पैसिव में भी एज इट इज आर को शुरू में लिख दिया। अब बाकी का स्टेप हम वही रखेंगे जो हमने बाकी के सेंटेंसेस में किया था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था, वैसे ही करना है। आर द सॉन्ग्स, ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में। आर द सॉन्ग्स बीइंग संग, ये बात हमने पढ़ी थी कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है कहीं पर, यानी काम चल रहा है, आईएनजी वाले सेंटेंसेस हैं, तो हमको आंख बंद करके बीइंग लगा देना है, ये थंब रूल है, ये बात आप ध्यान रखें। तो बीइंग लगाया हमने वहां पर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हमने, सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है, तो हमने यहाँ संग लिख दिया। फिर आएगा बाय, क्योंकि वो जरूरी है लिखना पैसिव वॉइस के लिए। फिर आएगा देम, हमने पढ़ा था कि दे जो है वो देम हो जाता है, तो जो सब्जेक्ट यहाँ पर है दे, वो यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट बनेगा और वो देम हो जाएगा। तो ये पैसिव वॉइस में हो गया। अब लास्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा है ही हैज सोल्ड हिज कार, उसने अपनी कार बेच दी। तो ये बेचने का काम हो चुका है, परफेक्ट टेंस हो गया, इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी लिखी हुई है, पास्ट की बात हो रही है। ही हमारा जो यहाँ पर है वो सब्जेक्ट है, हैज सोल्ड, हैज है हेल्पिंग वर्ब, सोल्ड है वर्ब, हिज कार ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसकी कार। तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्ट बिल्कुल ऐसे ही करेंगे कि हिज कार लिखेंगे, हैज लिखेंगे, फिर आएगा बीन क्योंकि ये काम हो चुका है,
बीइंग आता तब जब ये काम चल रहा होता, क्योंकि ये काम हो चुका है तो बीन आएगा। फिर आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर आएगा बाय, क्योंकि उसके बिना पैसिव में कन्वर्ट नहीं होगा, और फिर आएगा हिम, क्योंकि यहां पर ही लिखा है तो हिम। तो यहां पर हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस के जितने भी एग्जाम्पल थे वो सब खत्म होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने जितने भी पॉसिबल एग्जाम्पल थे, जितने भी टाइप के, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने वो इंक्लूड करने की कोशिश करी है। मतलब ये सारे एग्जाम्पल जो आपने आज देखे वो डिफरेंट टेंसेस के हैं। अगर आपको एग्जाम में कोई फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल मिलता है तो हमने फ्यूचर भी कवर कर लिया, फ्यूचर टेंस भी, कॉन्टिन्यूअस टेंस और क्वेश्चन टाइप सेंटेंस भी कर लिया, हमने पास्ट टेंस भी कर लिया, हमने प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल भी देखे, तो हमने ऑलमोस्ट सभी एरियाज को टच कर लिया है। तो यहाँ पर जो मेन हमारा आज का कॉन्सेप्ट था लेक्चर का वो तो कंप्लीट होता है। फिर हम आते हैं फाइनल सेगमेंट पे, जो है वन वर्ड फॉर अ सेंटेंस। तो आज का जो पहला सेंटेंस है वो है स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? उसको बोलते हैं हम डेमोग्राफी। द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स। एंशियंट राइटिंग यानी जो पुराने ज़माने, बहुत पुराने ज़माने में जो राइटिंग्स होती थी या लिपियां जो होती थी दीवारों पे या पुराने पेपर्स में जो लिखी जाती थी, जिनसे लैंग्वेज डेवलप हुई है, उनको कहते हैं, उनकी स्टडी को बोलते हैं पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी। थर्ड सेंटेंस है द वन हु लव्स गुड फूड एंड नोज अ लॉट अबाउट इट। ऐसा इंसान जिसको अच्छा खाना बहुत पसंद है, ना कि सिर्फ पसंद है, उसको उसके बारे में बहुत नॉलेज है कि इस खाने में कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से फ्लेवर है, ये खाना कौन सी कुजीन को बिलोंग करता है। ये सारी नॉलेज जिस इंसान को होती है उसको हम बोलते हैं गौरमेंट। फोर्थ सेंटेंस है अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ द मोस्ट। ऐसा इंसान जो कि अपने आप को सबसे ज़्यादा पसंद करता है, सबसे ज़्यादा प्यार करता है और मोस्टली अपने बारे में ही सोचता है, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड होता है, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट। फाइनल सेंटेंस है अ पर्सन who was appointed to settle a dispute between two parties। ऐसा इंसान जो दो पार्टीज के डिस्प्यूट को या झगड़े को सुलझाने के लिए अपॉइंट किया जाए, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर। सो our lecture for today ends here। I hope कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, share it with your friends and do subscribe to the channel, and I will see you in the next lecture. Thanks for watching.